नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजपथ। यूपी की सियासत हो या दिल्ली में युवाओं की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर दिखी। इस वक्त मैं पश्चिम यूपी का विजिट कर रहा था और अभी आपने जेन जी, जेन अल्फा लगातार बयान और लोगों की बात होते हुए सुनी। और ये वो जनरेशन थी जिसने अपने हक की नहीं, एक लंबी जनरेशन की बात की कि सियासत में जिस तरह से परीक्षा होनी चाहिए थी लगातार विफल हो रही थी सरकार, और जिनको जिम्मेदारी दी थी वो बखूबी नहीं निभा पा रहे थे। फिर उसके बाद एक दौर आया, बहुजन समाज पार्टी से बसपा सुप्रीमो ने बयान दिया कि लड़ाई बड़ी है, और यही जेन जी में अगर एक बात और जोड़ी जाए तो बहुजन समाज की लड़ाई और बड़ी है। फिर आकाश आनंद का एक कार्यक्रम होता है, उन्होंने भी तमाम बिंदुओं को सामने रखा कि ये लड़ाई और बड़ी है, सिर्फ यहीं पे नहीं ख़त्म होती है कि पेपर लीक हो गया। वो समस्याएं जिस तरह से तमाम छात्रों ने कोशिश की, मेहनत किया, और जिन व्यक्तियों से मैं मिलाने जा रहा हूँ, किसी के पिता बहुजन आइडियोलॉजी को पसंद करते हुए पुस्तकें बहुजन आइडियोलॉजी की कार्यक्रमों में जाकर बेचते हैं, जिससे कुछ पैसा मिल जाता है और चंद पैसा लेते हैं, ज़्यादा भी नहीं, और मार्केट प्राइस से कम प्राइस में उसके बाद जो थोड़ा सा मुनाफा हो रहा है वो लेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ से डेली सफाई करने का काम होता है। उस सफाई कर्मी के काम करने वाले लोग वहाँ सफाई करते हैं, उनके बच्चे उन्होंने पढ़ाई की और वो आज इस जगह स्थापित हैं जिसका नाम JNU है। JNU का इतिहास आप जानते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पापा किसानी करते हैं, किसानी में जो बचता है उससे पढ़ाई कराई, शिक्षा ग्रहण कराई, और आज वो इस कॉलेज में पहुंच रहे हैं। बहुजन समाज का एक ऐसा तबका जिसको तमाम बिंदुओं से घेरते नज़र आता है, मगर आज इनकी एजुकेशन प्रणाली को देखेंगे, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को देखेंगे तो सही में गर्व तो होता है। और फिर ये जय भीम भी करते हैं, नमो बुद्धाय भी करते हैं, अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं, सत श्री अकाल भी कहते हैं। जैसा जो व्यक्ति मिलता है उस तरह से बात करते हैं। संविधान, बाबा साहब का संघर्ष जो मिला, उसके बाद एक युवा लंबे दौर की ओर बढ़ने लगा और आज वो कंपटीशन में सामने आते दिख रहा है। हमारे साथ तमाम छात्र हैं, आप देखिए, मैनपुरी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बुंदेलखंड, अयोध्या, और ये वो युवा हैं जो आज दिल्ली के JNU यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अपने विचार रखते हैं। समय समय पर इन्होंने यहाँ से एक गूंज की, बाबा साहब के विचारों की बताने की बात की। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है मगर महत्वपूर्ण ज़रूर होगा। मैं समय निकाल कर स्पेशली मिलने आया, और अगर कहा जाए अगर मैं नोएडा तक आया या ग्रेटर नोएडा तक नहीं आया और JNU नहीं आया तो यही छात्र हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि मिलना भी ये पसंद करते हैं, आपके चैनल को पसंद भी बहुत करते हैं, क्योंकि जो तबके की आवाज़ कोई नहीं सुना रहा उसकी आवाज़ हम उठा रहे हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं। पहले अपना परिचय दे दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए। जी, मैं पुष्पेंद्र और मैं अभी PhD कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। मैंने JNU से मास्टर्स किया है और मेरा शोध का विषय हेल्थ केयर सिस्टम पे है, जहाँ पे समाज के वंचित लोग किस तरीके से पहुँच सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, उस पर मेरा शोध चल रहा है। ठीक है। मेरा नाम रविंद्र प्रकाश भारती है और मैं स्वतंत्र तौर पर बतौर रिसर्चर काम कर रहा हूँ। मेरी PhD जो है ऑनलाइन एजुकेशन पे है और मैं बतौर BSP कार्यकर्ता भी लगातार काम करने का प्रयास करता हूँ। ऑन चैनल बोल रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि मैं बसपा के कार्यकर्ता के तौर पे, एक छोटे से सिपाही के तौर पे जो हम लोग के हिस्से का काम बन पाता है वो हमेशा मैं करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। मैं दीपशिखा इंदिरा, अंबेडकर नगर से हूँ मैं, और मैं बसपा की एक कार्यकर्ता हूँ और मैं ज़मीनी स्तर पे जो भी काम होते हैं अपने लेवल पे मैं करती हूँ। बाकी मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हूँ और अपने मिशन मूवमेंट के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप अंबेडकर नगर से? जी, जो बहन जी ने बनवाया था। अच्छा,
जी। मेरा नाम राजरतन राजौरिया है। मैं अभी जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ एंशिएंट हिस्ट्री से। मैं मध्य प्रदेश शिवपुरी ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं पिछले साल जो अभी हाल ही में जेएनयू के इलेक्शन हुए उसमें मैं बापसा की तरफ से, बिरसा अम्बेडकर फुल स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार भी था। अध्यक्ष पद से जी। मेरा नाम अयोध्या आ गए। आपको एक ही बार में कई जिले घुमा दिए। पवन कुमार इतना आसानी से जो सब जगह दिखते हैं वो यहाँ भी हो गया। जी। मेरा नाम देव प्रकाश है। मैं जेएनयू से BA किया हूँ और अभी तैयारी कर रहा हूँ। साथ में बीएसपी के लिए बीएसपी का सिम्पथाइजर हूँ, मतलब बीएसपी के लिए बात करता हूँ। पश्चिम यूपी से घुमाया आपको और पूर्वांचल तक ले गए। ये वो युवा हैं जिनसे हमने आपको रूबरू कराया, अवगत कराया, अब इनसे हम बात करते हो जानते हैं। जी, बहुजन समाज के लिए ये जो आंदोलन हुआ जेनजी का, मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूँ क्योंकि आप रिसर्चर हैं, चीज़ों को देखते हैं, ये आंदोलन क्या सार्थक था या पूरी तरीके से कंप्लीट था जेनजी का? आकाश आनंद ने भी इस बात को कहा कि ये आंदोलन, इस आंदोलन से भी बड़ा बहुजनों का आंदोलन है। बसपा सुप्रीमो ने भी इस पर पूरा डिफाइन किया, तो आप कैसे देखते हैं? मैं जैन जी और जैन अल्फ़ा के मूवमेंट से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो जैन जी और जैन अल्फ़ा है, ये धार्मिक रूढ़ियों से, धार्मिक रूढ़ियाँ जो जैसे सो कॉल्ड वैदिक क्रांति कह सकते हैं, जो आज की पॉलिटिक्स क्लेम करती है, ये उससे इतर वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति का उपज है। इसने सामाजिक वो रूढ़ियाँ नहीं देखी हैं जिसमें लोगों के साथ भेदभाव होता था। इसलिए इस जैन जी और जैन अल्फ़ा को समझने में जो वर्तमान की राजनीतिक पार्टियां हैं, समझने में असफल रहीं कि ये जो तबका है वो सांप्रदायिक राजनीति से इतर सामाजिक समरसता की बात करता है। और रोड पर आकर के उसने किसी से ये नहीं पूछा, चाहे वो किसी समाज से संबंध रखता हो, कि आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस से हो। और यही कारण था कि जैन जी ने और जैन अल्फ़ा ने उन स्थापित पार्टियों को ये सबक दिया कि आप इस तिरस्कार भरी राजनीति से ऊपर उठिए और समाज के लिए, जो समाज की ज़रूरत है उस पे काम करिए। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम किए। आज राहुल गांधी क्यों शिक्षा की बात कर रहे हैं? उनको राजनीति में आए हुए आज कोई छोटा मोटा समय नहीं हुआ है। वो आज राजनीति शिक्षकों विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। क्या उनको इससे पहले देश की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में नहीं पता था? उनको इससे पहले बहुत अच्छे से पता था, लेकिन उन्होंने बात क्यों नहीं की? क्योंकि उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति में वो विषय था ही नहीं। वो उस पाठशाला से, उस राजनीति से निकले हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को पनपने में, पोषित करने में विश्वास रखती है। तो अभी का जो, और ख़ास करके अभी मैं सबसे बड़ी बात करूं कि बहन जी ने जिस तरीके से जैन जी और जैन अल्फ़ा के संबंध में जो बात कही है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाबा साहब के संविधान की वो एक रूपरेखा है जिसमें न किसी जाति को श्रेय दिया गया, न किसी धर्म को श्रेय दिया गया, सबको समान माना गया। तो मुझे एक उसका एक प्रतिबिंब दिखता है आज की जैन जी और जैन अल्फ़ा में। अगर वो जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहा है, वो एक तरह से हमारे संविधान की वो सफलता है, हमारे संविधान की बाबा साहब की वैचारिक सफलता है जो आज जैन जी और जैन अल्फ़ा प्रतिनिधित्व कर रहा है। इतना आपने ब्रीफ किया, मगर आज के समय में, मौजूदा स्थिति में मेरा ये जेएनयू आना ज़रूरी भी हो गया था। मैं ये जानना चाह रहा था, क्या यहाँ बहुजन आइडियोलॉजी पे बात हो रही है? अगर आइडियोलॉजी पे बात हो रही है तो किन पार्टियों की बात होती है? स्टडी कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो ठीक है, मगर ये भी जानना है, क्योंकि मताधिकार का इस्तेमाल भी करते हैं, मतदान जिसे लोग कहते हैं, मताधिकार का, तो एक विचार बनता है, तो किन मुद्दों को देखकर वोट देना चाहिए जैन जी के लिए? मैं जैन जी के विषय में तो मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन स्पेशली जेएनयू के बारे में बताना चाहता हूँ। जेएनयू में 2014 से पहले जिस तरीके से यहाँ पे जो लेफ्ट लेड यहाँ पे जेएनयू एसयू और राजनीति और शिक्षक वर्ग जिस तरीके से काम करता था जेएनयू में, वो बाबा साहब को एक हेय और अपमान की दृष्टि से देखता था। इवन बाबा साहब से संबंधित जितने भी वैचारिकी, आपको मैं एक ताज्जुब की बात बताता हूँ। जेएनयू के अंदर मैं पढ़ा हूँ तो वहाँ कास्ट जो पढ़ाई जाती है, कास्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, बाबा साहब की एक रीडिंग वहाँ नहीं पढ़ाई जाती है। आपको ताज्जुब होगा, जेएनयू के अंदर
मैं पढ़ा हूँ, मैंने पूरी कास्ट सिस्टम पढ़ दिया, लेकिन टीचर ने हमको बाबा साहब के बारे में नहीं बताया कि बाबा साहब ने जाति व्यवस्था को समाप्त करने में या जाति व्यवस्था से किस तरीके से लड़ा जाए, उस किस संबंध जितना मूवमेंट किया उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। नारा और विचारधारा में तो यहाँ के दिखाई देता है जब चुनाव होता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे एक संगठन क्रिएट हुआ और उस संगठन का नाम है बापसा, और उससे पहले भी लोग काम करते थे। UDSF यहाँ पे एक कल्चरल यूनिट था। उन्होंने कोशिश की JNU की ज़मीन में ये मूल्य डालने की कि लोग बहुजन नायकों को जानें, चाहे साउथ से लेकर के पेरियार से लेकर के नॉर्थ में ललई सिंह जी से लेकर के मान्यवर साहब से लेकर के इन सारे विद्वानों के जो विचार हैं वो JNU में फलीभूत किए। और आज मैं आप जिस समय खड़े हैं, हमारे लास्ट चुनाव हमारे भाई लड़े बापसा से, आपको और उससे अच्छा समझा सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, चाहे कोई भी सो कॉल्ड सेंट्रलिस्ट, जैसे हम NSU कहते हैं, NSU तो यहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि उनकी कोई विचारधारा, वो कहीं पे भी किधर भी खिसक जाते हैं। तो वो जो है, आपको मैं बताता हूँ कि बिना अंबेडकर के स्लोगन के उनकी शुरुआत नहीं होती है। और ये हमारी संगठन, खास करके बापसा और UDSF ने जिस तरीके से काम किया है कैंपस के अंदर, यहाँ आज कार्ल मार्क्स नहीं दिखेंगे। यहाँ कार्ल मार्क्स अगर राजनीतिक उसमें देखे, परिवेश में देखे, तो कार्ल मार्क्स आप दिखेंगे नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब दिखेंगे यहाँ। और एक बहुत ही सिंपल सा एक आपको एक एग्जांपल, मतलब ये कह सकते हैं कि इस देश की राजनीति में अंबेडकर विचारधारा का बड़ा रोल है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो फॉलो होना जी, लेकिन एक साथ और भी मैं सतर्क कर देना चाहता हूँ उन बहुजन समर्थकों को कि खास करके उन लोगों के द्वारा बाबा साहब का समर्थन करना, जो बाबा साहब के हमेशा तिरस्कार करते थे या उनके साथ विद्वेष रखते थे, उनसे थोड़ा सतर्क रहें। सिर्फ बाबा साहब, एक और नाम जोड़ लीजिए। जी बिल्कुल, बाबा साहब हैं, कांसीराम साहब हैं। कांसीराम साहब ने बाबा साहब के विचारों को फलीभूत किया। नहीं, इन दोनों का हाँ, बिल्कुल वो एप्रोप्रिएशन है, वो एप्रोप्रिएशन है मान्यवर साहब के साथ, क्योंकि उन्होंने ज़मीन पे वो चीज़ करके दिखाई जो बाबा साहब ने अपने मन में और विचार में सोची थी और जो संविधान में लिखी थी, वो उन्होंने ज़मीन पे लेके आए। वो इस चीज़ से डर गए कि वो एक व्यक्ति जिसने बाबा साहब को सही से समझा और उत्तर प्रदेश में जाकर के एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जिसने ऐसा शासन दिया, 17 साल बाद भी लोग ये नहीं कह पाते। इवन हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो हमारी बहन जी की महिमा को करते करते थक नहीं रहे हैं। वो जहाँ पे भी जाते वो कहते बहन जी ने कितना अच्छा काम किया। खास करके अभी जाटलैंड की बात कर रहे हैं, जाटलैंड में जिस तरीके से खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया उन्होंने जो बात कही, बहन जी ने उसका खंडन किया। और उस खंडन के साथ साथ और एक और बात कही गई कल्याण सिंह जी के बारे में, उनका देहांत हुआ और वहाँ पे जिस तरीके से बहन जी ने उनको सद्भावनापूर्ण उनको श्रद्धांजलि दी और समाजवादी पार्टी से और उसको किसने सपोर्ट किया? योगी जी ने। तो इससे ये पता चलता है कि जो बहुजन आइडिया है वो BSP जो है इतने अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश में रखा, उसमें हम कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल और जोड़ देते हैं, क्योंकि आप पश्चिम यूपी से बिलोंग भी करते हैं। यहाँ पे एक अलग ही प्यार दिखता है, फिर चाहे गुज्जर हो, जाट हो और बहुजन समाज के लोगों का, SC ST OBC और गुज्जर समाज, जाट समाज, चमारों से और बसपा से, खास करके बसपा से, बहन जी से एक अलग लगाव है। ये कब से? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लगाव वाली बात होती तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। मान्यवर साहब ने सबसे पहले जिस क्षेत्र में काम किया, मान्यवर साहब ने खास करके बाबा साहब के विचारों को लेकर के, तो वो सबसे पहली ज़मीन थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और उस चीज़ को समझने में और दूसरा कारण यहाँ पे शैक्षिक स्तर भी था, सामाजिक शैक्षिक स्तर था, जिसको समाज ने उस चीज़ को समझा। खास करके जैसे कहते हैं बहन जी सबसे पहली रैली जो है आगरा से करती थी और उसके पीछे रीज़न था वहाँ के लोग जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सामाजिक चेतना के तौर पे अच्छे तरीके से बाबा साहब के विचारों को लेकर आगे बढ़े। और वो परिवर्तन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता के तौर पे वहाँ चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से नेता हों, चाहे ब्राह्मण कम्युनिटी के नेता हों, चाहे वो जाट हो चाहे गुर्जर हो, एक साथ बहन जी का समर्थन करते हैं। क्योंकि उन्होंने कभी भी 25 तारीख को, यानी वो चीज़ देखने 25 तारीख को तो हमें कहना ही नहीं है उसमें कि क्या देखने को मिलेगा। आप सब लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक बवाल होने वाला है और वो बवाल शायद ही अन्य पार्टियाँ उसको हैंडल कर पाएँ। ठीक है, अब हमारे साथ रविंद्र प्रकाश भारती जी हैं।
इनसे भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। बहुजन आइडियोलॉजी पर लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, अपनी राय रखना, आपने बड़े करीब से कार्यक्रम देखे हैं। खास करके पश्चिम यूपी में आपने भी देखा आकाश जी के कार्यक्रम। एक कार्यक्रम होने जा रहा है यूपी में, ये विधानसभा है जेवर। किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी तो बात भी होती है, आप लगातार दिल्ली में बने भी हुए हैं, लोगों से मुलाकात होती है, कैसे देखते हैं? और इस वक्त का जो अंदाज़े बयां है, स्पेशली क्वेश्चन है आपसे क्योंकि आपने कई कार्यक्रम दिए, अंदाज़े बयां आकाश का, उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस समय भारत में जनजी की अगर कोई बुलंद आवाज़ है तो माननीय आकाश आनंद जी हैं। और जिस तरीके से बीते लगातार देख रहे होंगे जनजी की आवाज़ को, जनजी के जो लहजा है, उनके शब्द हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उसको लगातार माननीय आकाश आनंद जी उठा रहे हैं। तो आप समझ पाएंगे कि जैसे चाहे अखिलेश जी हो गए, अखिलेश जी अपने आप को जनजी नहीं कह सकते, युवा नहीं कह सकते, सब 50+ हैं। राहुल गांधी जी हो गए, वो भी 50+ हैं। तो ये झूठे अपने आप को जोड़ने की कोशिश भले करें युवा से, वो सब युवा तक नहीं रह गए हैं। लेकिन अगर युवाओं का, जनजी का आज के समय में युवाओं की जो एस्पिरेशन है उसकी कोई अगर पैरोकारी कर सकता है या कर रहा है, जो इस बात को समझता है कि आज के युवाओं की चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि बीते 15 सालों में, 10-15 सालों में मिलेनियल्स को बीजेपी ये समझा के आई थी कि हम 1 नेशन 1 एजुकेशन लेके आएंगे, 1 नेशन 1 हेल्थ पॉलिसी लेकर के आ जाएंगे, हम 1 नेशन ये करके लेके आ जाएंगे, वो करके लेके आ जाएंगे, 20-25 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, है ना, हम ऐसे लेके आएंगे, 15 सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां आ जाएंगी, 100-200 से ज़्यादा महानगर बन चुके होंगे। कहाँ है सारी चीज़ें? तो आज का जो जनजी है, मिलेनियल्स है, वो देखता है पुराना उठा के कि हमारे बड़े बुजुर्गों से क्या वादे किए गए थे और आज हमको कहाँ ढकेल दिया गया है। हमको ना साफ हवा मिल रही है, ना हमको बने सही स्कूल मिल रहा है, व्यवस्थित स्कूल मिल रहा है, ना हमको सही शिक्षा व्यवस्था मिल रही है। पेट्रोल महंगा कर दिया है, पेट्रोल में चीनी घोल दी गई है, गन्ना पेर दिया गया है पेट्रोल में। पता लगा गाड़ियाँ ख़राब हो जा रही, न जनजी चल पाएगा, न जनजी बोल पाएगा, न जनजी बढ़ पाएगा। जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही वो गाड़ी का इंजन कैसे बनवाएगा? तो कह रहे हैं कि रील देख रहे हो, रील से पढ़ाई कर लो। ये सत्ता कह रही है कि हम अब सब ऑनलाइन कर देंगे, मतलब स्कूल बंद करेंगे और कह देंगे अब रील से पढ़ाई करो। अब पूरी व्यवस्था ही बंद करने की तैयारी है। सारी चीज़ों को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, लगातार अपने कुछ मित्रों को, उद्योगपति मित्रों को बेचा जा रहा है, उसकी तैयारी और तेज़ी से की जा रही है। किताबों पे आप क्लेम भी कर सकते हैं कोई चीज़ अगर गलत पढ़ाई जाएगी। मुझे जो समझ में आया इस बात में, वीडियो तो डिलीट भी हो जाते हैं, वीडियो डिलीट भी हो जाएंगे, किताबें छप गई तो कहाँ आएंगी? और जो इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। और दूसरी बात, मैं इतिहास से जोड़ते हुए आपको लेके आऊँगा वर्तमान में विपक्षी पार्टियों की बात। रील से आप पढ़ेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ रील्स आपको बहुत छोटी चीज़ें बताती हैं। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि जब मानवर साहब का देहांत हुआ उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी ने मानवर काशीराम साहब के मरणोपरांत शोक तक नहीं घोषित किया। राष्ट्रीय स्तर का नेता जो लोकसभा में, राज्यसभा में, और जिसने एक पार्टी की स्थापना की, तमाम विपक्षी दल उनका सम्मान करते थे, उनकी क्लासेस लिया करते थे विपक्षी दल संसद के बाहर आकर के, साहब हमको कुछ सिखा दीजिए। जिसने समाजवादी पार्टी कि मुलायम सिंह को बुला करके स्थापना करवाई, कार में लेकर के घूमे, एक उन्होंने पुड़िया बांध के दी कि इसको बांध के रखना, कभी भूलना मत कि तुम जो है, तुमको बहुजन समाज ने बनाया है और तुमको किसने बनाया नेता है। वो आदमी भूल गया और समाजवादी पार्टी ने शोक तक नहीं व्यक्त किया। और समाजवादी पार्टी ने शोक, उस समय समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, किसी नेता उनको फूल चढ़ाने नहीं गए। आप इमेजिन कर सकते हैं। और ऐसे लोग उम्मीद करते हैं कि कभी चलो समाजवादी को वोट देते हैं, कभी कांग्रेस को वोट देते हैं। कहाँ मर गए थे वो लोग? ऐसे लोग कहाँ मर गए थे जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल फाड़ा जा रहा था? ये समाजवादी कांग्रेसी लोग कहाँ मर गए थे? ये बीजेपी के लोग कहाँ मर गए थे? तो कई बार रील का इतिहास जो होता है ना, रील बहुत छोटी बातें बताती है। वो बताती नहीं कि कैसे आपके खिलाफ साजिश हो रही है, कैसे बरगलाया जा रहा है। चलो आ जाओ, हम फिर से आपको संविधान की झूठी किताब दिखा करके, जिसमें अंदर के पेज खाली हैं, उसको लहरा करके, कभी नीला नीला पहन करके राहुल गांधी, प्रियंका आ जाएंगे कि आज हम बाबा साहेब की बात कर लें। एक दिन बाबा साहेब के टाइप की टी शर्ट पहन के निकले और उनको लगा कि गांधी पे ही खतरा आ गया, दूसरे दिन से जय भीम बोलना छोड़ दिए। तो ऐसे लोगों में आप आज का जिंजी, आज की जो हमारी नई पीढ़ी है, जन अल्फा है, वो
उम्मीद नहीं देख रही है। मतलब अभी वो बाबा साहब को नहीं अपना पा रहे तो हमें क्या हमें अपनाएं? क्या अपनाएंगे? बाबा साहब को नहीं अपना पा रहे हैं, मनोहर काशीराम साहब को नहीं अपना पा रहे हैं, बहन जी के खिलाफ लगातार साजिशें करते चले आज तक कर रहे हैं। तो वो लोग हमारी पीढ़ी को, हमारे लोगों को क्या अपनाएंगे? और हमारी जो नई पीढ़ी है, कई बार चूँकि वो ज़्यादा झेल रही है। बीच में तो हमारी सत्ताएं रहीं, कुछ लाभ मिले, आंशिक लाभ मिले, लेकिन अब लगातार प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन है नहीं, जो रिजर्वेशन का दायरा है उसको लगातार सीमित किया जा रहा है, नौकरियां खत्म की जा इस रही पर है। हम बात करेंगे आपसे इस पे बात करेंगे, जरूर करेंगे। दीपशिखा जी, राजपथ पे आप पहले भी आ चुकी, तमाम बिंदुओं को रखा है। मौजूदा स्थिति, अंबेडकर नगर के हालात किस तरह दिख रहे हैं? क्योंकि आप भी वहीं से बिलोंग करती हैं, एक लंबा संघर्ष, एक लंबे समय से दिल्ली में रह रही हैं। कितना मुश्किल होता है, एक तो बहुजन समाज के होने के बाद, और उसके बाद जब महिला हो तो कितना मुश्किल होता है वो संघर्ष आज भी। अंबेडकर नगर में अभी जो माहौल है, जो मैं बात करती हूँ अपने गांव में देखती हूँ, तो वहाँ पे अंबेडकर नगर में ये पूरा तय है कि बीएसपी वहाँ से सीट जीतेगी, जैसा माहौल अभी दिख रहा है। क्योंकि अगर हम अपने अंबेडकर नगर की ही मैं बात करूँ तो पहले अंबेडकर नगर में इससे पहले सपा की भी सरकार रही है, लेकिन जो सुविधाएं बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान दिए हैं, ना वहाँ पे पहले हॉस्पिटल था, ना कोई कॉलेज था, मतलब ना तो कोई सरकारी स्कूल था। लेकिन अगर आप जाके देखोगे, वहाँ पे उन्होंने मान्यवर साहब के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाए हैं, कृषि विद्यालय बनवाए हैं, जिला अस्पताल बनवाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं। उन्होंने सारी सुविधाएं दी हैं। और जो एक दलित बस्ती हुआ करती थी, जहाँ पे कभी कच्ची सड़कें रहती थी, जब बहन जी का शासनकाल आया, बहन जी ने सभी दलितों की बस्तियों में जो था, वहाँ पे हमारे घर के सामने से जो सड़कें निकलती हैं वो पूरा पक्की कराया उन्होंने। अच्छा, आप जब घर गए होंगे तो कहा कहते होंगे बहन जी की सरकार थी, वो चुप, जैसे लोगों अधिकारियों को पता चलता था कि आज इधर से निकलेंगे, पूरा रोड नहीं, इसका ये तो हमने मतलब जब हम लोग जानने लगे, समझने लगे हैं, जब पूछते हैं तो एक सुनने में भी तो अच्छा लगता है ना कि बहन जी का, जब अभी पूछो गांव में कि सबसे अच्छा शासन किसका था, तो सब लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो किसी पार्टी को भी सपोर्ट करते हो, वो लोग भी यहाँ तक बोलते हैं कि जो सबसे बेस्ट शासन था वो बहन जी का था शासनकाल। फर्क कहाँ आ गया? फ़र्क किस चीज़ में? मतलब अंबेडकर नगर जिसे डेवलप किया बना है, जी, सरकार चाहने का फर्क कहीं ना कहीं जो मुझे थोड़ा लगता है कि जो हमारे जो आइडियोलॉजी थी उसको कहीं न थोड़ा मतलब कमज़ोर हुआ ही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो एक नैरेटिव बसपा के ख़िलाफ़ मीडिया के थ्रू सपा वालों ने जिस तरीके से फैलाया है, उसका ज़्यादा प्रभाव रहा है। और बाकी जो बीजेपी है, जनता को, क्योंकि देखो हमारा जो समाज है ना, वो इतना पढ़ा लिखा समाज नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है गरीबी, क्योंकि उनको खाने के लिए क्योंकि जब बहन जी का शासनकाल था तब उनको हर एक चीज़ मिला था, लेकिन जब वो गैप हुआ, अभी वो हालत हो गई है कि लोगों को अपने पेट की दिख रही है। तो जो ये बीजेपी रही हो या सपा रही हो, इन लोगों ने उन समाजों को एक हिसाब से ख़रीदने का काम किया है, कभी राशन के नाम पे, कभी किसी के नाम पर। तो कहीं ना कहीं वो समाज सोचता है कि नहीं, हम ले लेते हैं, राशन ले लेते हैं, कुछ महीने का चल जाएगा। वो उतने दूर तक का सोच नहीं पा रहे हैं कि जो उनके आने वाली जनरेशन होगी उनका क्या हाल होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बीएसपी की, तो बहन जी ने कभी भी उन्होंने कभी, आप देखे होंगे वो सत्ता में रही या चुनाव जब हुआ बसपा का, तब उन्होंने कभी भी कोई भाषण में कभी ये नहीं बोला कि मैं एक किलो राशन दूंगी या मैनिफेस्टो उनका संविधान था, उन्होंने किया बिल्कुल। वो पूरा उन्होंने सिर्फ अंबेडकर नगर में ही नहीं, उन्होंने पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को अगर आप देखोगे, जो विकास का मॉडल आज सिद्ध हुआ है वो बहन जी का ही मॉडल है। वो जो आज जहाँ पे अभी 25 तारीख को माननीय आकाश जी की रैली है, वो जो जेवर का है, जो अब उसको योगी जी ने उसका जो किया था, स्वागत किया था उसका, लेकिन वो उसकी जो बुनियाद, जो आधार रखा गया था, वो बहन जी ने ही रखा था। बस उस समय पे ये सपा और कांग्रेस ने मिलकर उस चीज़ को, उसका विरोध किया और उसको उन्होंने
करने नहीं दिया, नहीं तो वो कब का बन चुका होता। तो वही काम हुआ ना कि ये लोग यही नहीं संभाल पा रहे हैं जो रेसिंग ट्रैक बना है। हाँ बिल्कुल, वही नहीं संभाल पा रहे, नहीं तो उससे सोचो उससे कितना फ़ायदा हो रहा था, लेकिन वो वैसे इंटरनेशनल लेवल पर। बिल्कुल बिल्कुल, उससे हमारा जो भी ग्रोथ होता वो उत्तर प्रदेश के जनता को ही लाभ मिलता, सरकार को ही तो लाभ मिलता, लेकिन वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर ये संभालने की बात है, अभी फिर से जैसे चुनाव आ गया है, तो अभी योगी जी ने भी 50,000 की घोषणा कर दी है, वहीं पे फिर ये अखिलेश जी ने भी घोषणा कर दिया है। तो अगर वही पैसा जो बहन जी ने जितने भी स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनवाए हैं, अगर वही पैसा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे करने में, उन स्कूलों में लगाया गया होता, उन अस्पतालों में लगाया गया होता, उन गरीब बस्तियों के सड़कों में लगाया गया होता, तो शायद उत्तर प्रदेश का नक्शा आज कुछ और ही होता। लेकिन ऐसा दोनों पार्टियों ने नहीं किया, क्योंकि इनका मकसद है ही नहीं कि वो डेवलप करें। उनका मकसद बस इतना है कि हम किसी तरह भी सत्ता में बने रहें और उस सत्ता का प्रयोग हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अपने परिवारों तक ही सीमित करें। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हाल है पूर्वांचल के? माहौल कुछ दिख रहा, बात तो हाँ, बात होती है, जो मतलब होता अभी मुझे ज़्यादा बात लोगों से हुई नहीं, लेकिन हाँ जितने लोगों से भी हुए पॉजिटिव में ही आ रहा है। और सोशल मीडिया पहले से अब बेहतर काम हो रहा है, पदाधिकारी भी जा बिल्कुल, जैसे कि विश्वनाथ सर जी हैं, वो जा रहे हैं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे हो रही हैं, तो देखने को मिल रहा है पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं बाप साहब प्रेसिडेंट से। अभी इन्होंने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम मध्य प्रदेश से हैं, मगर ऑफ द कैमरा बताया तो भैया घर हमारा बीच में फंस जाता है यूपी और बुंदेलखंड के। क्यों? जी बिल्कुल, मैं चंबल और बुंदेलखंड के एकदम बीच में आता हूँ। और बुंदेलखंडी तो बहुत तेज आवाज में बोलते हैं भैया। भाई वहाँ लोगों को सुनाने के लिए आवाज़ तेज करनी पड़ती है, लोग सुनते नहीं है आवाज़। मूवमेंट वालों की आवाज़ वही लोगों के कानों तक पहुँचाने के लिए आवाज़ तेज करना जरूरी है। कानों तक आवाज़ पहुँचाने से ज़्यादा जेएनयू से आपने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। क्या कर रहे थे पढ़ाई यहाँ से? मैं पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी कर रहे हैं किस सब्जेक्ट से? मैं एंशिएंट हिस्ट्री में पीएचडी कर रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री से जी पीएचडी कर रहे हैं। भाई साहब ने कहा कि यहाँ बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। हाँ, करिकुलम में बाबा साहब का नाम नहीं है यहाँ पर। जो लेफ्ट अपनी जो छाती पीटता है यहाँ पे, मानवर साहब ने हमें बड़ी सही टर्मिनोलॉजी दी थी कि इस देश की जो मुख्य धारा की राजनीति है, वहाँ पे भाजपा कांग्रेस जैसे दल हमारे लिए एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। इस कैंपस में भी सेम आइडियोलॉजी फॉलो थी। यहाँ पे लेफ्ट जो है सांपनाथ है, राइट जो है नागनाथ है। दोनों ने मिलके इस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब के काम को मिटाने का प्रयास हमेशा जारी रखा, बाबा साहब के डिस्कोर्स को मिटाने का काम जारी रखा। आज जो आप यहाँ अम्बेडकर जय भीम के नारे जो सुन लेते हैं लेफ्ट और राइट वालों से, जो राइट वालों के पोस्टर्स में आपको बाबा साहब पहले दिखेंगे, गोलवालकर हेडगवार बाद में दिखेंगे, ये बादशाह की बदौलत है कि आज उनको स्पेस देना मजबूरी हो गया। जिस तरह इस देश की राजनीति में बसपा के आने के बाद बाबा साहब को मुख्यधारा की राजनीति में, मानवर साहब को आज के समय में मुख्यधारा की राजनीति में लाना आज मजबूरी हो गई है भाजपा कांग्रेस और बाकी दलों की, उसी तरह इस कैंपस में लेफ्ट और राइट की मजबूरी हो गई थी बादशाह के रहते हुए। क्योंकि अगर दलितों के हित की बात नहीं होगी, हालांकि इस देश का, मैं यहाँ पे रुकूंगा। आप भी प्रेसिडेंट बादशाह से चुनाव लड़े, हालांकि वो दायरा बड़ा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन जी, आपकी नेता। आपके इस संघर्ष से क्या समझ में आया कि कितना संभालना पड़ता होगा? क्योंकि यहाँ पे भी जब आप चुनाव लड़ोगे, समाज के जो लोग हैं, जो बहुजन आइडियोलॉजी के लोग हैं, उनको बचा कर भी चलना पड़ता होगा। चुनाव लड़ने में बड़ी दिक्कत आती है। मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ कि एक चुनाव लड़ना, एक मतलब ये तो एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है। माननीय बहन जी तो पूरे देश के नेता हैं, सर्व समाज के नेता हैं वो। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उनको किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ता होगा एक पार्टी को चलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर। हमने तो जब यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा, सभी वर्गों के साथ मिलकर, सभी समाज के छात्र छात्राओं के साथ मिलकर हमको चुनाव लड़ना पड़ता है। हमें सोचना पड़ता है कि अच्छा इस वर्ग की क्या ज़रूरतें हैं, इनकी क्या ज़रूरत है, इनको करिकुलम में क्या चाहिए, इनको हॉस्टल में क्या समस्या है। सबसे प्रमुख जो मुद्दा था, किस तरह से जेआरएफ के जो इंटरव्यूज़ होते थे पीएचडी के लिए, तो वहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते थे, एससी एसटी ओबीसी के लोग जो आते थे, उनको किस तरह से 0, 1, 2 मार्क्स दिया जाता था। प्रेसिडेंट जी, एक बात और आ जाती है, दिमाग में आ गई मेरे लिए, तो स्कॉलरशिप पे बड़ा आजकल बयानबाजी हो रही है। आपको स्कॉलरशिप मिल गई,
आपके जानने में तमाम बच्चे होंगे बहुजन समाज के, मिलते होंगे। बापसा एक मानवर साहब का नाम लेकर चलती है, बाबा साहब का नाम लेकर चलती है, तो स्कॉलरशिप मिलना ही हल नहीं हो जाता, उसके बाद भी अंदर कॉलेज में संघर्ष होता है। जी बिल्कुल संघर्ष होता है। देखिए क्या उस नज़र से देखा जाता है जिस नज़र से सबको देखा जाता है? देखिए इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आ जाना कास्ट मिटा देने का जरिया नहीं है। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज़ नेवर अ सोल्यूशन टू द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मिटाने के लिए आपको एक मेंटालिटी से लड़ना होता है, ठीक है। इस देश में सिर्फ 2 ही विचारधाराएं जो काम करती हैं, एक ब्राह्मणवाद, एक अम्बेडकरवाद। बसपा अम्बेडकरवाद की राजनीति करती है। इस कैंपस में बापसा जो है वो अम्बेडकरवाद की राजनीति करती है, सबको साथ लेके चलने की, एक समतामूलक समाज बनाने की राजनीति करती है। यहाँ पे डे टू डे बेसिस पे हर एक रिजर्व कैटेगरी के स्कॉलर को ये डर रहता है कि आज कोई मुझसे मेरी जाति ना पूछ दे, या कोई मेरे जात पे कोई ऐसा आज भी डर है। डर मैं तो चलिए मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं किसी को खड़ा होकर जवाब दे सकता हूँ। जो बच्चा फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, जिसके माता पिता दूसरों के खेतों में जाके मजदूरी करते हैं, वो यहाँ बैचलर्स में पढ़ने आया है अपना स्कूलिंग कंप्लीट करके रीजनल मीडियम से, आप सोचिए उसकी मानसिक स्थिति क्या रहती होगी जब वो आके देखता होगा कि यहाँ की दीवारों पर लिख दिया जाता है जब कि चमार भारत छोड़ो। यहाँ तो मैंने देखा है मानवर साहब की फ़ोटो फाड़ दी जाती है। जी मैं वही बोल रहा हूँ, मानवर साहब की फ़ोटो फाड़ दी जा रही है, चमार भारत छोड़ो, चमारों की माओ बहनों के लिए इतनी गंदी गंदी गालियाँ लिखी क्या होगी बहुजन समाज की यहाँ पे 20 से 25% के आसपास जनसंख्या होगी। तब इतनी हालत, तब ये हालत, तब ये स्थिति। ये वही कैंपस है जहाँ पे बापसा के बनने से पहले यहाँ जब लोग जय भीम बोला करते थे उन्हें मारा जाता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की? आपने चुनाव लड़ा, आपने एक वाल्मीकि समाज की बेटी को वापस चुनाव लड़ाया, वो जीत कर सामने आई, ये मौका बसपा से भी देखा गया। तो ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया गया, अगर देखा जाए तो ये भी एक बंटवारा दिखा कि आप यार अपने नेता निकालो, आपका इतना वोट बैंक है, आप अपनी उपजाति का निकालिए, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए वही है ना कि जब मुद्दे हमारे हैं, लड़ाई हमारी है, अब उन मुद्दों पर राजनीति करके कोई और नेता नहीं बनेगा हमारा। हमारी साफ हमारा क्लियर एकदम डायरेक्टिव है। इस यूनिवर्सिटी के स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ कि जब बात हमारी है, मुद्दे हमारे हैं, आप हमारी लाशों पर चढ़ चढ़ के राजनीति कर लेते हैं। रोहित वेमुला वाला जो कांड हुआ, रोहित वेमुला हत्याकांड, यहाँ दिल्ली तक पहुँचा वो प्रोटेस्ट, लेफ्ट वालों ने उसे हाईजैक करके दिल्ली में ख़त्म ही कर दिया। वो मुद्दा कभी फिर उठा ही नहीं इस दिल्ली में। यहीं के लोग थे, यहीं के आईसा और SFIDSA वाले लोग थे जो वहाँ जाके पूरा ख़त्म कर दिया। CNRC का मुद्दा भी उन लोगों ने हाईजैक करके ख़त्म कर लिया। बापसा पहले दिन से CNRC के मुद्दे में बहुत मुखर था, फ्रंट लाइन पर लड़ रहा था, इन लेफ्ट वालों का नामो निशान भी नहीं दिखता था। तब भी उन्होंने वहाँ लेके हमारा मूवमेंट हाईजैक करके सेम चीज़ वो इस यूनिवर्सिटी में लगातार किए जा रहे हैं। हमारे मुद्दों की राजनीति करते हैं, हमारे ही बच्चों की आहुति देते हैं, हमारे ही स्कॉलर्स को JRF का जब वो इंटरव्यू देने आते हैं तब उन्हें 0 मार्क्स दिए जाते हैं उनके प्रोफेसर के द्वारा। जब भर्ती के लिए प्रोफेसरशिप में आएंगे तब उसको NFS डिक्लेयर कर दिया जाएगा, नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाएगा हमारे जाति से आने वाले प्रोफेसर्स के लिए। ये पूरा लेफ़्ट का इकोसिस्टम है यहाँ पे जो इस यूनिवर्सिटी में चलता आ रहा है इतने सालों से। इसीलिए हमने तय किया कि अब अगर मुद्दे हमारे हैं तो नेता भी हमारे ही होंगे इस यूनिवर्सिटी। हम लोग अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम हैं। ये जो आत्मविश्वास है ये बसपा के संघर्ष से, मानवर साहब के संघर्ष से और माननीय बहन कुंवारी मायावती जी के संघर्ष से हमको मिला है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं मुखर तरीके से। हम संघर्षों के आदी हैं, हम मट करवा दी। हाँ, तो मैंने ये इसलिए सवाल कर लिया क्योंकि लगातार स्कॉलरशिप पर जिस तरह से बसपा के विपक्ष कह सकते हैं या बहुजन समाज, एक बड़ा तबका जो वोट बैंक है, उसको जो साधा जा रहा है, उसका संघर्ष कितना होता है, उसको समझाने के लिए इस मुद्दे पे भी बात करें। हमारे साथ अयोध्या से हैं देव प्रकाश जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी क्या हालात हैं? मंदिर बन गया, बढ़िया एयरपोर्ट बन गया, अयोध्या का क्या माहौल है? देखिए, जब बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो जो चीज़ें थी, आपको तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता होगा, अयोध्या से हैं आप। नहीं ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कोई मिलता है। और वहाँ पे तो अयोध्या में बहुत सारे लोगों की ज़मीनें भी हायर कर ली गई और उनको उसका उचित मुआवजा नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ा एक है, सेंट्रिकल को सरकारें बदलती है तो चीज़ें नई निकल कर आएंगी, लेकिन ठीक है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी और RSS ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें लिखी थी वो हमारे बहुजन समाज के वोट से
वो चीज़ें उन्होंने कराने में वो कामयाब हो गए। इसलिए मैं जब मुझसे लोग बात करते हैं तो मैं जल्दी से बीजेपी को टारगेट नहीं करता हूँ, ना कभी उनके बारे। क्यों? क्योंकि वो उनके मैनिफेस्टो में वो चीज़ लिखा हुआ था और हमारी गलती है कि हम उसको नहीं पढ़े और हम उनको वोट दे दिए। भाई 17 में जनरल इलेक्शन हुआ, आप देखिए कि बीजेपी का क्या कि राम आएंगे तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यही तो बात है। तो भाई आप उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था क्लियर, उन्होंने किया। इस पर बात ही नहीं करनी चाहिए भाई, वो तो अपने मैनिफेस्टो में कामयाब है पूरी तरीके से ना, उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी को। और हम आज जो ये बात कर रहे हैं शिक्षा की, वही रिपीट बार बात आती है कि जब अगर हम देखेंगे नहीं कि कौन सा नेता हमारे लिए, हमारे समाज के लिए खड़ा है। और देखिए जब लोग सत्ता में रहते हैं तो वो ऐसी कौन सी हमारे लिए आज पॉलिसी बना रहे हैं जो हमारे आज के आने वाले समय युवाओं के लिए वो कारगर साबित हो। जैसे मैं एग्जाम्पल, इस समय बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि मायावती जी ने एक 4 कॉलेज बनाए थे ST/SC के अलग फंड से, और उसमें 70% सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दी थी कि हाँ इन्हीं कम्युनिटी के बच्चे, क्योंकि वो वो मेडिकल वाले, क्योंकि वो फंड ही शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट उसी डिपार्टमेंट से था, मेडिकल के। तो उसमें देखिए बहन जी ने एक पॉलिसी बना दिया। अब उस पॉलिसी का लाभ सोचिए, पॉलिसी बनी 2010 और 9-10 में, और फायदा उसको कब तक मिला? 15 साल तक मिला। क्या कोई कांग्रेस के लोग, क्या फिर कोई समाजवादी पार्टी के लोग, क्या कोई ऐसी कोई पॉलिसी हमारे देश के, हमारे बहुजन समाज के लिए बनाया अभी तक? तो इसीलिए जब ये लोग हमारे सामने हैं, यही सवाल होना चाहिए, आप सत्ता में रहकर कभी हमारे लिए पॉलिसी नहीं बनाए, और आज आप कह रहे हो संविधान। राहुल गांधी जा तो रहे हैं, कर तो रहे हैं युवाओं के बीच में पूरा डिस्कशन, और क्या बात करें, आप अयोध्या से आते हैं, आपका स्पेशल ट्रीटमेंट है। राजस्थान में उनकी सरकार थी ना, मध्य प्रदेश में भी थी ना, तो उन्होंने, झारखंड में भी तो। हाँ, तो फिर उन्होंने वहाँ पे कितना काम किया है ये पूछिए ना। नहीं, काम नहीं, प्रोटेस्ट अभी बर्बाद किया है। आपको मैं बता दूं, तेलंगाना में उनकी सरकार है, सब कैटेगराइजेशन को लेके सबसे पहले सपोर्ट करने वाले वही हैं। तो हाथी के दांत दिखाने वाले कुछ और, खाने वाले कुछ और। इस पे मैं देने की बारी आती है, और जब बारी आती है कि अब कांग्रेस, जो लोग कांग्रेस का वो सपा के नाम पे नेतृत्व देकर के आ जाते हैं, जब दलितों को हिस्सेदारी, आदिवासियों को, अकलियत को हिस्सेदारी देने की बात आती है, नेतृत्व देने की बात आती है, तब कांग्रेस ये सब जो मल्लिकार्जुन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, मल्लिकार्जुन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनकी पार्टी जब यहाँ जहाँ पे वो जाते हैं और हरिद्वार में गंगा जल से धुल दिया जाता है, कांग्रेस का एक नेता की जबान नहीं खुली है। बहन जी उनके लिए बोलती हैं, उनकी लड़ाई बहन जी लड़ती हैं। आप देख रहे हैं, ये क्या लड़ेंगे? तो जो अपने हक अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के, विपक्ष का नेता होकर के, वो दलितों अकलितों की आवाज़ क्या बनेगा? अध्यक्ष जी ये बताइए, मैं आपको अध्यक्ष ही कहूँगा, बापसा के अध्यक्ष हैं, एक आवाज़ दे रहे थे आप। अध्यक्ष बनना जरूरी है कि अध्यक्ष की वो गरिमा बनाए रखा जाए, उसके साथ अपमान हो तो उसके साथ खड़े होना जरूरी है। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो टोकनिज्म जो चलता है ना इंडियन पॉलिटिक्स में, ये बड़ी टोकनिज्म बड़ी खराब चीज़ है इंडियन पॉलिटिक्स में। टोकनिज्म, हाँ, टोकनिज्म ही बोलूँगा। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे एक देश के सीनियर नेताओं में काउंट होते हैं, उनका बड़ा सम्मान किया जाता है, वो सब ठीक है। आप देख लीजिए, इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति भी जातिवाद के दंश से नहीं बच पा रहा है, तो इस देश के आम नागरिक का क्या हाल हो? उनकी लड़ाई बहन जी को आकर लड़नी पड़ रही है। कांग्रेस का वहाँ कोई नामो निशान नहीं दिखा। कोई एक राहुल गांधी जी कल यहाँ कार्यक्रम कर रहे थे, बड़ा महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। जरा राहुल गांधी जी से पूछना चाहूँगा कि तेलंगाना और कर्नाटका में कितनी महिला विधायक जो मंत्री बनाई गई हैं, कितना रिजर्वेशन दे दिया महिलाओं को तेलंगाना में? हाँ, गलगोटी आ गए। छोड़िए, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। चलिए, अच्छा आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप अयोध्या से आते हैं भाई, तमाम लोग वीडियो देखते हैं तो अयोध्या की स्पेशल बात हो। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान हुआ, उसके सम्मान में बसपा ने बोला, वो उस बात को परे रखे कि ये हमारे विपक्ष में है। भाई राष्ट्रीय पार्टी में तो समाजवादी तो है नहीं, वो तो क्षेत्रीय पार्टी है। उस बात को भी किनारे रखे, क्योंकि आने वाले राज्यों में चुनाव है भाई। तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं दरकिनार किया कि कोई हमको ये ना कहे कांग्रेस की हम बी टीम है। भाई मल्लिकार्जुन का अपमान हो, क्योंकि जैसे बसपा को कहा गया भाजपा की बी टीम है। तो सम्मान सर्वोपरि है कि समाज सर्वोपरि है, इसका परिचय बस। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बात है सर, वो बहुत सीनियर नेता हैं, गुलबर्गा से आते हैं, कर्नाटक से, और पुराने हैं, बहुत लंबे समय उनका संसदीय जीवन संसद में रहे हैं। लेकिन उसमें देखने की बात यह है कि देखिए, एक उत्तर प्रदेश में एक प्रेसिडेंट हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, जिसका नाम था अजय कुमार लल्लू, आपको भी पता होगा, कुछ दिन पहले। और वो एक गमछा बांधकर
और पूरे उत्तर प्रदेश में गाड़ी लेकर घूमता था और सबके बीच में जाया करता था। आप वो पचा नहीं पाए, उस आदमी को आप नहीं पचा पाए, और आप यहाँ, और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात जब यहाँ आती, ये तो बोलते भी नहीं, ये कहीं जाते भी नहीं, कहीं निकलते भी नहीं, कि उस तरीके से मुखर नहीं है, उतनी एज भी नहीं है उस तरीके की लोगों के बीच में जा सकें। तो ये तो एक इनके पास तो स्टार्टिंग से रहा है ना कि हमें सिर्फ बैठा देना है, हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है। जैसे जेएनयू की बात आई ना, कि लेफ्ट की जब बात आई, तो सत्ता में कौन रहा है? अभी ये 12 साल से ना मोदी जी और आरएसएस के लोग सत्ता में आए हैं। सत्ता में तो हमेशा से लेफ्ट और कांग्रेस के लोग रहे हैं। लेफ्ट की बात करें तो अगर साउथ में चले जाइए, साउथ में यही लोग रहे हैं। तो कितना रिप्रेजेंटेशन जेएनयू में दलित और अति पिछड़े समाज को मिला है, इसका एक डेटा है क्या? लेकिन मैं करंट की, अगर लोग मुझे आरएसएस वाला कह देंगे कि मैं भाजपाई हूँ, बोल देंगे, मुझे पता है, लेकिन बीजेपी ने एटलीस्ट दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू में कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया है, लोगों को ज्वाइनिंग कराया है। तो ये फ़र्क है। और देखिए, रही बात बहन जी की ना, तो जब कभी दलित पिछड़े की बात आती है तो बहन जी हमेशा पार्टी लाइन से हट कर वो बात करती हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसी देश में अभी चुनाव हुआ आदिवासी राष्ट्रपति का, लड़ी द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ी। देखिए, बहन जी ने सब कुछ निर्विकार करके प्रॉपर गई और उनको अपना समर्थन दिया कि भाई हम आदिवासी देश का राष्ट्रपति बन रहा, हम उनको समर्थन देंगे। और विपक्ष ने किसको? यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था कुछ पहले, याद है आपको? तो देखिए, यही फ़र्क है कि हमें रिप्रेजेंटेशन कौन दे रहा है और हमारे लिए पॉलिसी कौन मेक कर रहा है। यही डिफरेंस है। और इसमें मायावती जी सबसे ऊपर हैं, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अयोध्या का माहौल क्या है? देखिए, अयोध्या का माहौल तो देखिए, मुझे ये बता दीजिए, बबलू जीत रहे हैं। अरे अयोध्या का माहौल इस समय, देखिए, बिलोंग करते हैं। अयोध्या की बात मैं बताऊं, देखिए बबलू सिंह के आने से, क्योंकि बबलू सिंह एक बड़ा चेहरा थे, 2007 में बीएसपी से विधायक बने, उनके आने से बीएसपी में जो आसपास के 2-4 जिले हैं, लाइक बस्ती हो गया, गोंडा हो गया, और उसके बगल में ये बाराबंकी हो गया और सुल्तानपुर हो गया, यहाँ पर जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं ये एक्टिव हो गए हैं बबलू सिंह के आने से। उधर बहन जी ने उमाशंकर जी को, स्वर्गीय उमाशंकर जी को अपना भाई मान लिया। मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने बहुत जिस तरह से बात की, मुझे लगता है शायद पहली बार आपने देखा होगा, भावुक होकर। और ये तो वो बीकापुर में उस तरीके का माहौल बन गया है, क्योंकि बबलू सिंह एक ग्राउंड पर निकलने वाला आदमी है। कोई आप उसको बोल सकते हैं कि वो माफिया हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन वो ग्राउंड पर काम करने वाला आदमी है। और जो ग्राउंड पर काम करने वाला आदमी है वो हमेशा एक आगे बढ़ेगा। तो उसका फ़र्क जो है वो आसपास की जितनी सीटें हैं उस पर फ़र्क पड़ रहा है। और एक बात और, इस बार बीएसपी ने जो चुनाव में किसका फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, यूपी के चुनाव में मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि बहन जी मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। इसलिए करने लगा क्योंकि ये तमाम चैनल्स अगर वीडियो करते हैं तो वो उसी के गली में खड़े होकर उन्हीं के 4 लोग से पूछ लेता, तो मैं भी पूछ ले रहा हूँ, आप किसका क्या लग रहा है? जी, 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आप? इस बार का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। और बहन जी ने जिस तरीके से घेराबंदी की है समाजवादी की, बीजेपी की, कांग्रेस की, तो इस समय बहुत मजबूती के साथ बीएसपी आगे आने वाली है, बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। आप? इस समय की जो पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में है उसमें बहन जी की सक्रियता को देखते हुए ये पार्टियां इतना हिल चुकी हैं, चाहे वो वर्तमान की भाजपा सरकार हो और चाहे सपा हो, उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार तो बहन जी जो है हमारी ज़मीन खिसका ही देंगी। और इसके रीज़न मैं बता रहा हूँ, बहन जी ने पहले ही बोल दिया है, अक्टूबर की रैली में बहन जी ने बोल दिया है कि आप हमारे समाज में आप जितने भी लोग हैं जो बहुजन विचारधारा से अपना संबंध रखते हैं, सिर्फ आप काम करो, सत्ता हम ही बनाएंगे। अच्छा, आप? उत्तर प्रदेश में इस बार बहन जी आ रही हैं। जिस तरह से ओपिनियन ये करते थे, हमने भी आज के लिए सब रैली हुई है, एक रैली से ही सारे खेमों में देखिए कितना भूचाल आया हुआ है। तो अभी सोचिए, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ है। आकाश का भाषण कितना प्रभाव डालेगा जी? आकाश आनंद जी के जो परिवर्तन मैंने देखा है विगत कुछ सालों में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इस तरीके से संयमित भाषा और राजनीतिक पश्चिमी पे असर डाल रहा है। पश्चिमी पे असर, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन पहले का बहन जी का ट्वीट है जो जाट चौधरी चरण सिंह के और उनके खानदान को लेकर के जिस तरह के समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया और उसको डिफेंड जिस तरीके से बहन जी ने किया, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 102 दिन में बसपा की रैली है। मैं आपको बता रहा हूँ उसमें इस तरीके का असर, इसको राजनीतिक नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बहन जी कभी राजनीति में जातिगत चीज़ों को लेकर ही नहीं आती, वो जाति से ऊपर उठ करके बात करती हैं। और यही गलत को गलत कहने का जो हिम्मत है ना, भारतीय राजनीति में इकलौती ऐसी नेता है
जो सही को सही और गलत को गलत कहना जानती है। अध्यक्ष जी, एक अध्यक्ष और हैं, पी का मतलब पिछड़ा, पी का मतलब पंडित। तो ठीक है, अब वो समझ रहे हैं। इस पे मैं एक पीडीए पे और बहुजन पॉलिटिक्स की चीज कहना, एक मेन प्रीस है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पीडीए जो नारा है ना, वो हमारे बहुजन आइडियोलॉजी को समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र है। जब हमारे समाज में जब बहुजन आइडिया एक तरह से लोगों के अंदर इनकलकेट कर चुका है। पीडीए में पिछड़े के लिए षड्यंत्र है कि पंडित जी? पीडीए का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ भी स्थायी नहीं है। वो पीडीए का कभी पिछड़ा कर देंगे, वो पीडीए कभी पंडित कर लेंगे, वो कुछ भी कर देंगे अब सहूलियत के अनुसार। इसलिए लेकिन बहुजन विचारधारा जिस तरीके से मान्यवर साहब ने पूरे उत्तर भारत में स्थापित की, उसके साथ धोखा अगर कोई कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। आपसे मुझे एक सवाल करना था, क्योंकि आप लगातार कार्यक्रम देख रहे थे। आकाश आनंद को जिस तरह से कैडराइज किया, बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हमारे दिशा निर्देश में सीखेंगे, कितना बदलाव दिख रहा है? आप देखिए माननीय आकाश आनंद जी के पिछले जितने उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ दिए थे एनआई पे, बीबीसी पे, और जो बातें उन्होंने कही थी, आप अगर उसको पलट के लेकर के आएंगे, पिछली बार की भी वायरल स्पीचेज को आप लेके आएंगे, तो आप पाएंगे कि वो सारी बातें सही निकल रही हैं। जो चीज़ें उन्होंने बीजेपी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में कही थी, जो पहले कही थी, वो आज भी सच साबित हो रही हैं। तो इससे पता चलता है विचारधारा को लेकर के, मिशन मूवमेंट को लेकर के माननीय काशी राम साहब जिस तरीके की जहनियत रखते थे, जिस तरीके की महीन नज़र रखते थे अपने विपक्षियों पर, बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट्स के खिलाफ साजिश करने वाले पर, और जिस तरीके से उनके साथ कैसे ट्रीट करना है और लंबे समय तक उनको परास्त करने का, उनको परास्त करते हुए बहुजन समाज के शोषित, वंचित, अक़लियत तबकों को साथ ले आकर के सर्व समाज के आने वाला जो गरीब है, जिसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। भाई जितने बेघपले हो रहे हैं, जितने आपने नीट का पेपर लीक करा दिया, जो आरएसएस का पिछलग्गू है, जो आरएसएस का झंडा उठा रहा है, डंडा उठा रहा है, क्या नीट का पेपर उसको मिल रहा है क्या? समय ज़्यादा हो रहा है मकान। मैं बता दे रहा हूँ क्या मैं कह रहा हूँ कि बहन जी ने लगातार संघ पे हमले किए, आकाश आनंद जी ने लगातार संघ पे हमले क्यों किए? क्योंकि जिन लोगों को लेकर के, जिनको सपना दिखाया गया, संघ और बीजेपी ने सपना दिखाया कि संघ में जुड़ जाओ, बीजेपी में जुड़ जाओ, तुमको लाभ मिल जाए, कितने दलितों पिछड़ों को लाभ मिल गया। तो माननीय आकाश आनंद जी लगातार उसी बात को इनक्रोच कर रहे हैं, बता रहे हैं, और उनका विजन बहुत स्पष्ट है। वो नए विजन के साथ आए हैं। उनकी सोच है कि जब तक दलितों का, शोषितों, वंचितों का जो युवा है, जब तक वो आर्थिक शक्ति के रूप में नहीं उभरेगा, जब तक वो आर्थिक ताकत नहीं पैदा करेगा, अपनी जिस तरीके से स्वयं से एक स्वावलंबी होकर के, एक एंटरप्रेन्योर की तरह उन्होंने लोन लेकर के अपना बिजनेस खड़ा किया। अब अपने बिजनेस के जरिए लगातार उन्होंने अपने आप को एक मॉडल के रूप में इस्टेब्लिश किया है, खासकर दलित, शोषित, वंचितों के युवाओं के रूप में। लोग सोचते होंगे अचानक में इधर से आ गया, उधर से आ गया, लोगों को ये नज़रिया दिखता है। लोग ये नहीं देखते कि कितनी बार लड़खड़ा करके कोई आदमी, वो रोल मॉडल इसलिए आज के युवाओं के हैं कि आपको भी इसी तरीके संघर्ष करना पड़ेगा, अपने इंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, अपने छोटे छोटे उद्यम शुरू करने पड़ेंगे, अपने हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी राजनीति में, संस्कृति में, समाज में, शिक्षा में, हर जगह पर आपको अपने नए इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। और माननीय आकाश आनंद भाई इसके प्रणेता हैं, आज के दौर में इसके नायक हैं, अधिनायक हैं हमारे। और ये युवा पीढ़ी, आज का जनजी अल्फा उनसे लगातार सीख रहा है। आज के जो नवयुवकों की पीढ़ी है, नवयुवतियाँ हैं, लगातार उनसे सीख रही हैं, उनसे प्रभावित हो रही हैं, और इसका प्रभाव आपको आने वाले राजनीति के 20-25 सालों तक लगातार प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो सपना मानवर काशीराम साहब ने देखा, मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि एक दौर वो आएगा जब बीएसपी लगेगा एकदम जीरो पे ख़त्म हो गई है। जब बीएसपी लगेगा एकदम जीरो पे ख़त्म हो गई है, वही दौर आएगा जब बीएसपी वहाँ से उछाल भरेगी और पूरे देश में छा जाएगी, एक राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। और वो दौर आ गया है, वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया है। माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में अब राष्ट्रीय फलक पर छाने के लिए पूरे देश भर में बीएसपी की सत्ता की स्थापना के लिए, बहुजन सत्ता की स्थापना के लिए, सर्वजन के कल्याण के लिए एकदम तैयार है बीएसपी। लगातार माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, माननीय बहन जी के निर्देश पर, माननीय और काशी राम साहब के द्वारा सुझाए गए नीति और सिद्धांतों के हिसाब से, बाबा साहेब की बताई गई शिक्षाओं के आधार पे, बहुजन महापुरुषों के बताए गए संघर्षों पर चलते हुए हम बहुजन सत्ता की स्थापना करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरी बात हुई। तमाम बिंदुओं पर समय लंबा हो चुका है।
चर्चा महत्वपूर्ण थी, अकेले मैं नहीं भूल रहा था। मैं ही आपसे 15-20 मिनट ले लेता हूँ, सबको मैंने समय दिया। और जब JNU आए हैं तो इतनी तो बात बनती है, पेट्रोल खर्चा हुआ है भाई, आने में समय लगा। लगातार घूम रहा हूँ, पत्रकारों से भी बात कर रहा हूँ, तमाम हमारे साथी हैं जो दिल्ली की पत्रकारिता कर रहे हैं, उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करता हूँ, करने की कोशिश हो रही है, वो भी आपको जल्दी बताएंगे। मगर ये खास चर्चा JNU में जेनजी या कह सकते हैं युवा जो कल का भविष्य है, वो अपना बेहतर कल किसके साथ देख रहा है, क्यों देख रहा है, हर बात सामने रखी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।